गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका और तर्कते विश्व। अर्थात कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरी दुनिया के देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं तथा उन तीसरी दुनिया के देशों की क्या विशेषताएं हैं तथा इन देशों में किस प्रकार की विविधता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया के देशों की क्या भूमिका है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आज की कक्षा में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया, ये किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अच्छे ढंग से इस बात को समझ लीजिए कि प्राय जो विकसित राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय राष्ट्र, जो पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं, इनको प्राय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली दुनिया के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी दुनिया की बात करें तो प्राय जो शीत युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि जो भी साम्यवादी राज्य थे, साम्यवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो राज्य थे, उन सभी को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। तीसरी दुनिया प्राय उन देशों के लिए कहा जाता है जो एक लंबे समय से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के शिकार होते गए, जो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के गरीब राज्य, अल्प विकसित राज्य, अविकसित राज्य और विकासशील राज्य, जिनकी संख्या काफ़ी है, ये सभी तीनों महाद्वीप के देश प्राय तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। एक नया कंसेप्ट है चौथी दुनिया। देखिए, जो ओपेक कंट्री कहा जाता है, तेल उत्पादक राज्य, खाड़ी देश, ये जो तेल उत्पादक राज्य हैं, जो पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इसका जो उत्पादन करते हैं, इनको प्राय कहा जाता है चौथी दुनिया के नाम से। तो आपको समझना चाहिए, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया की बात करते हैं तो आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कि हाँ, ये किसके संदर्भ में कही जा रही है। ये आपको अच्छे ढंग से समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो हम आज ये समझ रहे हैं कि जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में, एकल ध्रुवीय विश्व के रूप में अमेरिका एक महाशक्ति को उभरता है। फिर हमने ये भी देखा कि 21वीं सदी के प्रारंभ में धीरे धीरे एकल ध्रुवीय व्यवस्था से बहुत ध्रुवीय केंद्र की तरफ तथा विश्व के कई ऐसे उभरती हुई शक्तियाँ सामने आ रही हैं, जिसमें अपन समझ सकते हैं चीन का उदय है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है। ये ऐसे राज्य हैं जो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में प्रदर्शित करें। तो हम ये समझेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरी दुनिया के देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं, किस प्रकार से अपनी भूमिका हो रही है, इनकी किस प्रकार की विशेषता देखी जाती है, पूरा उस संदर्भ में स्पष्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूँ कि तीसरी दुनिया जो शब्द है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले एक फ्रांसीसी लेखक है, अल्फ्रेड सेवी। अल्फ्रेड सेवी ने 1952 में ये शब्द का प्रयोग किया था। तीसरी दुनिया शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? अल्फ्रेड सेवी ने। इसलिए कभी भी आपसे कोई भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जाए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि तीसरी दुनिया शब्द जिन राष्ट्रों के लिए जो प्रयोग किया गया, ये किसने किया था? तो फ्रांसीसी लेखक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड सेवी। ठीक है, इन्होंने लिखा था कि तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं।
एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है। अज्ञात मतलब जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दबदबा नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई अपनी भूमिका नहीं है, अज्ञात है। और शोषित क्योंकि उनका यूरोपीय शक्तियों के द्वारा भयंकर रूप से शोषण किया गया है, तो वो शोषित राज्य है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय आज तक केवल तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन वो राज्य बेचारे कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ अपनी जो पहचान है उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो भी देश हैं इनमें प्राय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के राज्यों को इसमें तीसरी दुनिया के देशों में शामिल किया जाता है। एक अल्जीरियाई लेखक थे फ्रांसिस फैनन, अल्जीरियाई लेखक थे फ्रांसिस फैनन। इन्होंने 1961 में लेस डेमिनिस डिलेड्रेंट में अपनी पुस्तक में इसमें तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसका हम इस पुस्तक का जब अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं तो वो ये था कि द वर्स्टेड ऑफ द वर्ल्ड शीर्षक के नाम से ये पुस्तक प्रकाशित थी। इसमें भी उन्होंने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से एर्विंग होरोविट्ज है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी 3 वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस संबंध में ये 3-4 मैंने आपको कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों, विद्वानों के बारे में बताया जिन्होंने इस तीसरी दुनिया के संबंध में कुछ अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अब अमेरिका और तीसरी विश्व के देशों की जो प्रतिक्रिया है उससे पहले, समझने से पहले एक अपन स्पष्ट कर लेते हैं कि तीसरी विश्व के देशों की क्या क्या विशेषता है, तीसरे देशों की क्या विशेषता में दिखाई देती है, उसके संदर्भ में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि तीसरी दुनिया के देश है वो प्राय गरीब राष्ट्र हैं, अल्प विकसित या अविकसित राज्य हैं, उनके पास कोई आर्थिक क्षमता नहीं है, तकनीक का अभाव है, औद्योगिकरण का अभाव है। तो समझ सकते हैं कि जो उनकी अर्थव्यवस्था होगी वो किस पर निर्भर होगी, केवल कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था है। कृषि या इसके साथ अपन बागवानी भी कह सकते हैं कि इस पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था है। इन तीसरी दुनिया के जो गरीब राष्ट्र हैं इनके पास कोई बहुत बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये प्राय शोषित लंबे वर्ष तक रहे हुए हैं, लंबे काल तक इनका साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के शिकार होते रहे हैं, इसलिए इनके पास किसी प्रकार का आधुनिकीकरण का बहुत बड़ा अभाव दिखता है। और जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो कृषि एवं बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। दूसरा, हाँ ये बात सही है कि प्राकृतिक संसाधनों से काफ़ी संपन्न भी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी वो उनका उपभोग नहीं कर पाते। कारण ये है कि ये जो देश है इनके पास उन कच्चे माल है या प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए उसको तकनीक का बहुत बड़ा अभाव मिलता है। तकनीक नहीं है तो उनका उपभोग नहीं कर सकते, इसलिए ये केवल निर्यात पर आश्रित है। अपने राज्य में जिस किसी भी प्राकृतिक संसाधन या कच्चा माल का जो उत्पादन होता है उस कच्चे माल को निर्यात करते हैं, निर्यात करके ही अपनी देश की आजीविका का संचालन करते हैं। तो समझ सकते हैं कि तीसरी दुनिया के अधिकतर देश निर्यात पर आश्रित हैं, जो अपने यहाँ पर जिस किसी प्रकार का जो भी कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनका जो विकसित राष्ट्र हैं उनको सभी को निर्यात करते हैं। तो निर्यात पर इनकी पूरी ये व्यवस्था आधारित है। दूसरा, इनमें कई प्रकार के असंतुलित घटक भी पाए जाते हैं। किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी एक दृष्टि से संपन्न हो तो सब दृष्टि से नहीं, किसी में कुछ समस्याएं, किसी में कुछ समस्याएं, तो ये भी हमें दिखाई देता है। और सबसे बड़ी समस्या तो देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, वो प्राय तीसरी दुनिया के देशों में भयंकर रूप से हुई है। ज़बरदस्त तरीके से जनसंख्या वृद्धि हुई है इन तीसरी दुनिया के देशों में। आप देखेंगे चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये जो देश हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अपने इंडोनेशिया, ये जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ये पश्चिमी एशियाई देश, अफ्रीकी देश, भयंकर रूप से आपको देखेंगे कि जनसंख्या तीव्र गति से यहाँ वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में उत्तरोत्तर अभी भी वृद्धि हो रही है। तो ये तीसरी दुनिया के देशों की विशेषता के तौर पर अपन एक
समझ सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इन जो भी तीसरी दुनिया के जो देश हैं ये प्राय अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था वाले हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इन देशों पर जो भी यूरोपीय शक्तियों का अपना दबदबा था, अपना नियंत्रण था, लेकिन जब उनको स्वतंत्रता मिल गई और स्वतंत्रता मिलने के बाद में जो सत्ता इनको सौंपी गई तो यहाँ पर सत्ता स्थायी रूप से काबिज नहीं हो पाई। लोकतंत्र के लिए अग्रसर जरूर हुए, लेकिन लोकतंत्र वहाँ पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। वो धीरे धीरे पूर्ण तानाशाही की ओर अग्रसर हो गए। यानी आप समझेंगे कि लोकतंत्र की आड़ में अधिनायकवाद वहाँ ज़्यादा पनपा और जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बहुत अस्थिरता पाई जाती है। आप देखेंगे कभी लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वहीं पर वापस यहाँ सेना हो, यहाँ पे जो भी कोई प्रमुख नेता हो उसके द्वारा तानाशाही स्थापित कर ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पाकिस्तान का बात करें, पाकिस्तान में समझ नहीं आता किस प्रकार का लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें सेना, वहाँ की ISI, वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु, वहाँ के आतंकवादी, वहाँ का कोर्ट, वहाँ की जो आर्मी है, समझ ही नहीं पाता है कि इस देश में क्या है, कैसे, कौन इस व्यवस्था का संचालन कर रहा है। केवल दुनिया में अपनी बेइज्जती न हो इस वजह से दुनिया के सामने कहता है कि हम एक प्रकार के रिपब्लिक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन आज वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के कई ऐसे सैनिक तानाशाह हुए हैं। परवेज मुशर्रफ देखिए, आप देखेंगे अयूब खान है, ऐसे कई ऐसे शासक मिलने मतलब वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं जिन्होंने पूरा सत्ता पलट करके अपनी तानाशाही स्थापित की, अपना अधिनायकवाद स्थापित किया। ऐसे अपन को बांग्लादेश में मिलेगा। और यही नहीं, आप अफ्रीकी देशों में देखो, आंतरिक रूप से इतने गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। आप सूडान का देख लीजिए, सोमालिया का देख लीजिए, कांगो का देख लीजिए, आज भी अशांत बने हुए हैं और शांति हो ही नहीं पाई है। इंटरनल वहाँ पर नस्लीय आधारित या वहाँ के जो गृह युद्ध है, इसमें एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग दूसरे जाति धर्म विशेष लोगों से आज भी उनके जबरदस्त तरीके से इंटरनल गृह युद्ध चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि इन तीसरी दुनिया के देशों में पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था न तो सक्सेस हो पाई है और न ही लोकतंत्र पूरी तरह से सक्सेस हो पाया है। ठीक है, ये एकमात्र हमारा अपवाद हिंदुस्तान है, भारत है, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझकर आज दुनिया के सबसे सफलतम लोकतंत्र और दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र रूप में हमने अपनी पहचान कायम की है। हम हमारे भारतीय लोगों में लोकतांत्रिक जागरूकता और लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास को बढ़ाते हुए हमने विश्व के सामने एक अनूठा एक उदाहरण हमने पेश किया है। लेकिन जब हम अफ्रीकी कंट्री का या फिर अपन कुछ एशियाई राष्ट्रों का देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। एक स्वरूप जो संविधान पर आधारित, नियमों पर आधारित शासन व्यवस्था कई अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में नहीं चल पा रही है। तो सबसे बड़ी विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में आज भी अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। दूसरा, हम देखते हैं कि इन देशों में अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तो है, लेकिन जो नेतृत्व है वो कभी कभार बहुत ही करिश्मेटिक, बहुत ही करिश्माई नेतृत्व देखने को मिलता है। कोई एक नेता है जो पूरे राष्ट्र का नेता बनकर इस प्रकार से और लंबे समय तक शासन व्यवस्था को संचालन अपने हाथ में रखता है, भले लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो। ऐसे भी हमको कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वो व्यक्ति पूरे उस देश के जनमानस में इस प्रकार छा जाता है कि बस जनता उसके सिवा किसी को देखने पसंद नहीं करती है। तो ये देखने को मिलता है हमें कि कई ऐसे तीसरी दुनिया के देश हैं जहाँ पर हमें करिश्माई नेतृत्व देखने को मिलता है। आज आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में भी आप पंडित नेहरू का नेतृत्व देखिए, आप इंदिरा गांधी का नेतृत्व देखिए और अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व देखिए, तो आपको इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी कुछ तीसरी दुनिया के देशों में करिश्मेटिक लीडरशिप देखने को मिलती है। ये बात भी सही है कि इन देशों में जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है, उसका पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, लोकतंत्र के अलग अलग मॉडल होते हैं। हमने पिछले कक्षों में ये जरूर पढ़ा है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है। फिर हम देखते हैं कि किस में से किसका मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से होता है। हमने पिछली कक्षों में जरूर इसके बारे में हम पढ़ कर आए। लेकिन एक बात समझिए आप कि आज
जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी शासन व्यवस्था का जो एक अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका इतनी ताकतवर बनती जा रही है कि उसमें जिस प्रकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या जो भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, उसमें आज सब कुछ शक्ति कार्यपालिका हाथ में है, एग्जीक्यूटिव के पास में है, व्यवस्थापिका के पास बहुत शक्ति नाम मात्र की है, केवल फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर वहाँ पर इनका प्रयोग हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि सुप्रीम जो बनती जा रही है वो वहाँ की जो कैबिनेट है, एग्जीक्यूटिव है, वो है, लेजिस्लेटिव है, उसका धीरे धीरे अपन को वहाँ पर हास दिख रहा है, पतन दिख रहा है। महत्वपूर्ण मामलों में उसकी भूमिका नहीं रहती है। केवल जब वहाँ की पार्लियामेंट्री से या फिर कांग्रेस से, सदन से जब उसको पारित करवाना हो तो केवल यस या नो या हाथ खड़े करने के अलावा आज उसकी विधायिका की कोई बहुत बड़ी भूमिका देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ जो पूरी सिस्टम की जो भी प्रक्रिया है वो सब कुछ समाज के इसमें देखने को मिल रही है अपन को एग्जीक्यूटिव में। तो अपन समझ सकते हैं कि तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये देखने को स्पष्ट रूप से एक अपन को उदाहरण स्वरूप दिखाई देता है कि इन देशों में जो भी अपनी शासन व्यवस्था है वहाँ पर विधायिका का धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर है। एक और हम देखेंगे कि तीसरी दुनिया है, वहाँ की विशेषता एक भी और झलकती है कि वहाँ लंबे समय से वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, एक दलीय प्रणाली लंबे समय से चली आ रही है। आप देखिए, माना न माना, हमारा हिंदुस्तान है, एग्जाम्पल के लिए आपको कहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में आपको देखेंगे कि हमारे यहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है। हमने न तो अमेरिका की तरह द्विपार्टी, यानी जिस प्रकार से अमेरिका में दो बड़ी पार्टी हैं, ठीक है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में भी ऐसी है दो पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुदलीय पार्टी है, खूब सारी पार्टी है। आपने देखा होंगे जब भी चुनाव होते हैं तो उस समय और सैकड़ों पार्टियां बन जाती है, ठीक है, वो अलग पार्टी है। फिर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो सबको अलग अलग दर्जा देता है, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, मतलब जिसको राज्य पार्टी, राज्य स्तरीय दल कहते हैं, या फिर पंजीकृत रजिस्टर्ड पार्टी, इस प्रकार है। लेकिन आज हिंदुस्तान में देखें जो रजिस्टर्ड पार्टियों के तौर पर लगभग 2500 के आसपास पार्टियां हैं, दल हैं, राजनीतिक दल हैं 2500 के आसपास। सोचो, पंजीकृत पार्टी कह रहा हूँ मैं नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजीकृत पार्टी। तो इतने दल होते हुए भी हमको ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर भले ही राजनीतिक दल कितनी हो, लेकिन जो सत्ता है वो किसी एक या दो पार्टी के आसपास ही घूमती नजर आती है। आप देखेंगे हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक, यानी करीब करीब कुछ अपवादों को छोड़ दें 2014 तक लगभग कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकार का शासन भारत पर रहा है। स्वतंत्रता की बाद के शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी का वन पार्टी डोमिनेंट बना रहा। आप 77 से 80 का दौर निकाल दीजिए, या फिर आप देखेंगे कि ये जो 1999 से 2004 का काल निकाल देते हैं वाजपेयी जी की सरकार का, तो 2014 तक पूरा कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी सत्ता रही है, ठीक है, मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार समझ सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से लगभग 1950-52 से लेकर कंटिन्यू आप देखते हैं 77 तक कांग्रेस केंद्र में रही। फिर आप 80 से लेकर आप लगभग 90 तक 89 तक देखते हैं कांग्रेस रही। फिर उसके बाद में जो मोर्चा सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार, एनडीए यूपीए के जो गठबंधन दौर चला, तो लंबे समय से कांग्रेस का शासन रहा है, वन पार्टी डोमिनेंट। ये बात केवल इंडिया की नहीं है, ऐसा अपन को कई देशों में दिखाई देता है, कई तीसरी दुनिया के देशों में दिखाई देता है कि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल होते हैं, वो वहाँ के राष्ट्रीय जनमानस में इतने इस कदर हावी होते हैं कि उनका पूरा जब भी चुनाव होते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वही पार्टी आती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि इन तीसरी दुनिया के देशों में हमको भ्रष्टाचार भी खूब दिखाई देता है, ज़बरदस्त तरीके से। हम देखते हैं कि ऑल वर्ल्ड लेवल की जो भी रैंकिंग आती है तो उसमें तीसरी दुनिया के देश हैं वो सबसे वो भ्रष्टाचार में ऊंची रैंक पे आते हैं।
तो वहाँ पे भ्रष्टाचार है, लाल पिताशाही है, भाई भतीजावाद है, इस प्रकार के आप उनको वहाँ की हर एक राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं और बड़े बड़े घोटाले भी उजागर होते रहते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो अपने विलासितापूर्ण ऐश्वर्य जीवन जीने के लिए काफ़ी उनमें खर्चे दिखाई देते हैं। आप देखेंगे वहाँ पे शासन व्यवस्था में वहाँ की जो भी ब्यूरोक्रेसी है कि और भी जिस प्रकार का जो स्वरूप है, यहाँ पे जिस प्रकार के वहाँ के जो जनमानस है उनका जो खर्च है प्राय ज़्यादातर विलासितापूर्ण में भी दिखाई देता है। हाँ, गरीबी जरूर है वहाँ पर, लेकिन जो भी अमीर है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च विलासितापूर्ण खर्चों में भी दिखाई देता है। और एक ये भी हमें दिखाई देता है कि ये जो देश हैं वो प्राय सैन्य सामग्री में बहुत खर्च करते हैं। वो अपने सुरक्षा के हिसाब से बहुत अवेयर है, इसलिए उनके पास सैन्य शस्त्रों का या सामग्री का उत्पादन तो नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे विकसित राष्ट्रों से आयात करते हैं और अपने देश की जीडीपी का बहुत अधिकतम हिस्सा सैन्य सामग्री को मतलब लाने में, आयात करने में, उस पर खर्च करने में और अपनी सुरक्षा के हिसाब से वो ज़्यादातर खर्च करते हैं। तो ये हमने देखे कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनकी किस प्रकार की विशेषता हमको दिखाई देती है। इसके अलावा हम देखें तो तीसरी विश्व के जो देश हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उन देशों में काफ़ी विविधता भी पाई जाती है। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि हमने एक जैसी विशेषता बताई तो सबकी एक जैसी है, काफ़ी कुछ विविधता भी हमें दिखाई देती है। ठीक है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।